हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में। हम लोग हिंदी माध्यम के लिए विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और यह हमारा तीसरा टेस्ट है जो भूगोल का है। और इससे पहले हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था का 2 टेस्ट कर लिया है। तो चलिए हम लोग विजन आईएएस का भूगोल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं 2024 के लिए है। इसमें फरवरी माह का करंट अफेयर भी शामिल है। हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो लगभग सभी सही होते हैं। देखिए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, बिल्कुल सही बात है। सूर्य की किरणों का नति कोण होना, ये भी सही बात है। दिन की अवधि भी मैटर करती है, आपको पता ही है। और वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल जितना ही पारदर्शी होगा सूर्य का प्रकाश उतना ही तेज आएगा। अब देखिए, जब बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता। अर्थल स्थल जो विन्यास है वो भी मैटर करता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, इसका जो विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि आपके पाँचों के पाँचों जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक होता है। तो देखिए, पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति, ये भी आप मान सकते हैं कि ये सही है। पश्चिमी घाट की जब भी बात आती है तो वो विकल्प अपने आप ही सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। उसके बाद से आपका दूसरा स्टेटमेंट दिया है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र प्रदेश, ये भी आपका सही है। यहाँ पे देखिए दिया 35 डिग्री सेल्सियस से बाहर का औसत वार्षिक तापमान, 35 डिग्री सेल्सियस से बाहर का ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, जो 35 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। तो आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा, सी वाला, और आपका जो सारा विकल्प है वो सही हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प ये है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना मृदा संरक्षण की एक विधि है, इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अवनलिका अपरदन को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए यही होता है, इसका यही विकल्प है, और बाकी कोई विकल्प सही नहीं है। बंजर भूमि पर पवन और जल के प्रभाव को कम करने के लिए गलत है। भूमि पर बिना अपरदन के सतही अफवाह को सुनिश्चित करने के लिए गलत है। और रेतीले टीले के प्रकाश प्रसार से कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। आपका दूसरा स्टेटमेंट, मतलब दूसरे का पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। और पहला स्टेटमेंट दिया है, विषु के दौरान दुनिया के सभी हिस्से में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, विषु प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीने में आता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है कि विषु के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जून और दिसंबर महीने में नहीं, बल्कि 21 मार्च और 21 सितंबर को ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 21 मार्च और 21 सितंबर आप याद रख सकते हैं इसको। हमारा विकल्प हो जाएगा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत की लाल मृदा का निर्माण हुआ है। अब कहाँ हुआ है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूरी वन मृदा के अपक्षय अपरदन से। ये बात तो सही है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, लेकिन ये भूरी वन अपरदन के अपक्षय से नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। दूसरा दिया है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में बलुआ पत्थर। अब देखिए, उच्च वर्षा हो जाएगी तो वहाँ पर मिट्टी लाल होने का सवाल ही नहीं होता। तीसरा दिया है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में रवेदार आग्नेय चट्टानों से अपक्षय के कारण, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में सेल और चूना पत्थर के अपक्षय के कारण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में दिया है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एक तरह से फैक्ट की तरह है। और इसका जो
आंसर है वह मिस्ट्रल और बोरो, ये दोनों जो है मिस्ट्रल और बोरा दोनों ठंडी स्थानीय पवनें हैं। और ये जो गर्म है, ये गर्म पवन है, तो इसको आप निकाल सकते हैं और ये दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, इसकी स्थिति बतानी है और कौन सा विकल्प है सही है, यह पूछ रहा है। निम्नलिखित युग्म पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला दिया है इसमें महेंद्रगिरी, तो आपका महेंद्रगिरी जो है ये सही सुमेलित है, ये मतलब आपका पूर्वी घाट पर ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया है डोड्डा बेट्टा, ये डोड्डा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी में है, न कि कार्डमम पहाड़ी, तो ये यहाँ पे आपका होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है अन्नामुड्डी, अन्नामुड्डी जो है एक केरल में है और कार्डमम पहाड़ी में है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका। तीसरा दिया है धूपगढ़, तो जो धूपगढ़ है इसका जो है वो महादेव पहाड़ी ही है, तो आपका ये विकल्प हो जाएगा, यानी कि दोनों बीच वाला गलत था और ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला सही था, तो पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने वर्ष भर संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाने की घोषणा की, ये निम्नलिखित में से किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं? तो आप लोग इसको जान लीजिए, ये एक तरह से फैक्ट ही है और इसके जो हैं वो हैं बंजारा समूह से आते हैं, ये जो सेवालाल महाराज हैं ये बंजारा समूह से आते हैं, तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत की जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह निक्षेपण मृदा है, इन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वाहित या निक्षेपित किया जाता है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन दिया है कि सामान्यतः इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम होती है, तो ये उल्टा लिख दिया है। सामान्यतः इसमें जो पोटास की मात्रा होती है वह अधिक होती है और जो फास्फोरस की मात्रा होती है वह कम होती है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे अधिक कम के चक्कर में, और आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 में लिखा है, निम्नलिखित गैसों में से उनकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में लिखना है। आप इसको को भी ध्यान रखिएगा कि घटते क्रम में लिखना है, न कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वायुमंडल में आपको देखेंगे तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मिलेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, तो इसलिए पहले नंबर पर ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ दूसरा पहले नंबर पे कहाँ कहाँ दिया है, तो आपका ये विकल्प कट गया, 3 विकल्प आपके पास बचे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के बाद आपके पास जो आर्गन है वह आता है 0.93 इसका परसेंट होता है। तो अब देखिए आर्गन कहाँ है, दूसरे नंबर पर, जहाँ चौथे नंबर पर है, तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, और आपका बी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बी में देखिए आप दूसरे नंबर पर चौथा है। तो मैं आपको सीरियल वाइज बता देता हूँ। नाइट्रोजन में होता है 78.08%, ऑक्सीजन में होता है 20.52%, फिर उस आर्गन में होता है 0.93%, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड में जो इसमें दिया हुआ है 0.036, उसके बाद से नियॉन में होता है आपका 0.002, फिर हीलियम में होता है आपका 0.0005, फिर आपका होता है क्रिप्टो में 0.001, फिर इसी तरह से आपका हाइड्रोजन में होता है 0.0005। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, मैंने इसमें सबका बता दिया है, लेकिन देखिए हाँ इसमें नाइट्रोजन नहीं दिया, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद आर्गन होगा, आर्गन के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका हाइड्रोजन होगा, जिसका जो वैल्यू है वो है 0.0005, यानी 30 उसके बाद 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीकी
भ्रंश घाटी में निम्न स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये बात सही है। दूसरा दिया है काउंट किलिमंजारो पश्चिमी एशिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है, तो ये जो किलिमंजारो है ये आप इसको देखिएगा। और दूसरा दिया है पहले देखिए इसमें दिया है कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, पहले कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोगों का दिया है माउंट किलिमंजारो पश्चिम घाट में स्थित मृत, जो लिखा है इसमें कि मृत ज्वालामुखी है, तो ये मृत ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, उससे पहले पहला स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि माउंट कैमरून पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये पूर्वी अफ्रीकी में नहीं है, यह है पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में। तो इस पूर्वी की वजह से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत ही है। तो इस हिसाब से कौन सा गलत है पूछा है, तो आपका देखिए तीसरा अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां समुद्र के बीच घटित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए आपका देखिए नहीं है पूछा, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो गया। न इसको आप पहले देख लीजिएगा कि हाँ नहीं है पूछा है कि सही है पूछा है, तो इसीलिए आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ये एक तरह से फैक्ट ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है भारत में गरसोपा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। हाँ, तो ये देखिए आपका ये विकल्प हो जाएगा श्रावस्ती जो है ये हो जाएगा। और ये जो आप गरमोसा जलप्रपात है यह आपका वहाँ पे स्थित है केरल, एक कर्नाटक के शिवमोंग जिला है, एक शिवमोंग का ये या शिमोंग का ये, वहीं पर ये जो आपका गरसोपा जो जलप्रपात है वह स्थित है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इस पर गूगल पे जाकर सर्च भी कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये फैक्ट है, फैक्ट में गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये 13वां क्वेश्चन डेटा दूतावास मतलब डेटा असेंबली के बारे में, एम्बेसी के बारे में बात कर रहा है। तो डेटा एम्बेसी जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें, यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है। हाँ, इसलिए इसका ऐसा होता है क्योंकि मान लीजिए अब देखिए वार चल रहा है, यूक्रेन रसिया का वार चल रहा है, उधर इजराइल और फ़िलिस्तीन का चल रहा है। तो वहाँ के जो डेटा है, अगर वहाँ का जो सब सिस्टम है, तो वहाँ का सारी सिक्योरिटी सिस्टम अगर डिस्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ का डेटा कहाँ आखिर कैसे मिलेगा लोगों को, कैसे उसको बाद में सरकार उसका यूज करेगी, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी। तो इसीलिए दूसरे देश में रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है, ताकि मान लीजिए अगर उस देश में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ का देश किसी युद्ध में अगर संलग्न हो जाता है, तो बाद में वहाँ के सारे डेटा मिल सके। तो इसलिए एक देश से दूसरे देश में संग्रहित किया जाता है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, यह स्थानीय कानूनों से राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त विश्वासपात्र राष्ट्रों का एक भौतिक डेटा केंद्र है। हाँ, वही व्यक्ति वहाँ पे रखेगा जहाँ विश्वास है कि हाँ यह देश मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा या मेरे डेटा के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, व्यक्ति वहीं पर अपना डेटा रखिएगा। आप ही सोचिए, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड केवल उसी को बताते हैं जो जिस पर भरोसा है कि हाँ ये मेरे फ़ोन का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, उसी को बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से देश के लेवल पे भी होता है कि अगर जो जिस पर भरोसा होता है आप अपना डाटा वहीं संरक्षित करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो विकल्प है वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा 14 नंबर का स्टेटमेंट दिया है। पहले दिया है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर भारत में मानसून विच्छेद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए, उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम
हो जाती है, ये बात आपका सही है। देखिए उत्तर भारत में बारिश कम होती है, ये कारण ये भी है। ठीक है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प जो दिए हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, चिल्का झील जो है भारत में सबसे ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये ताज़े पानी की नहीं, खारे पानी की है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप द्वीप समूह है में बैरन द्वीप पर स्थित है। तो आपका ये जो है, ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा एकमात्र की वजह से। और साथ ही साथ यह जो ज्वालामुखी इसमें दिया है लक्षद्वीप में नहीं है, यह अंडमान और निकोबार में है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। यहाँ पे खारे पानी का एक तरह से दे दिया है ताज़े पानी का, और होना चाहिए चिल्का झील जो है हमारे खारे पानी का है। तो दूसरा यहाँ पे अंडमान निकोबार की जगह लक्षद्वीप को दे दिया है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो यहाँ पर एक बड़ा सा परिच्छेद दिया है, पहले इसको पढ़ते हैं, इस किसके बारे में बात कर रहा है, फिर इसके बारे में जानेंगे। पढ़ते पढ़ते आप लोग भी जान जाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, ये वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बस इतना ही काफ़ी है जानने के लिए। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार में उत्तर भारत के मैदान में ये पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं। यहाँ आमतौर पर सागवन और अन्य पेड़ पौधे के बीच हरी भरी घास होती है। ये सब हमारे क्षेत्र की बात कर रहा है। तो शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते में पतझड़ होने लगते हैं। ठीक है, और घास के मैदानों के बीच नग्न पेड़ खड़े होने लग हो रहे खड़े रह जाते हैं, सॉरी। और इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों के तेंदु, पलाश और अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड आदि शामिल होते हैं। तो बेल हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये यहीं कहीं दिया था सागौन, ये भी समझ में आ रहा है। तो अब देखिए कि कहाँ कब है, यहाँ पे पहले देखिए 70 से 100, तो ये आपको शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 70 से ये सब यूपी के क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं, बुंदेलखंड का एरिया हो गया, आपका राजस्थान का एरिया, थोड़ा सा हरियाणा का एरिया हो गया, ये सब क्षेत्रों को के बारे में बात कर रहा है। तो आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है। ये देखिए एक परिच्छेद दिया है, ये स्थानीय तूफानों के प्रकार हैं जो बंगाल और असम में शाम के समय भयंकर एवं विनाशक वर्षा युक्त पवनों के रूप में चलते हैं, और ये बौछारें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। और असम में इन तूफानों को बारडोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है सीधे सीधे आपकी काल बैसाखी की। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य उन देशों के लिए संधारणीय ऋण राहत प्रदान कर का समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत इस क्लब का एक सदस्य है। तो भारत इस क्लब का सदस्य नहीं है, लेकिन पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, भारत इस क्लब का सदस्य नहीं है। साथ में चीन भी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ये आंसर है इसका ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, तो देखिए हमारा ये जो है भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसका देखिए आप, इसमें दिया है रिक्टर स्केल पर तीव्रता पैमाना जिसकी गणना तरंगों के आयाम के लघुगणक के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है मरकेली
पैमाना एक गहनता पैमाना है जिसका उपयोग मानव जीवन पर भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और ये दोनों फैक्ट भी हैं, तो आप याद रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और सब जगह दिया हुआ है। जितना भूगोल का कोई भी बुक आप लेंगे यूपीएससी के लिए तो उसमें सब में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु के में मौसम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। पहला दिया गया है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ आपको पता होगा। अभिसरण क्षेत्र का 20 अंश से 25 अंश उत्तर में स्थानांतरित होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 20 से 25 में उत्तर में स्थानांतरित होता है। तीसरा दिया है पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटना। दूसरा दिया है पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटना। तो ये पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटने वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमी जेट प्रवाह की बात होती है, यहाँ पर पूर्वी जेट प्रवाह की बात नहीं होती। ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है प्रायद्वीप पर पश्चिमी जेट धाराओं की शुरुआत। तो प्रायद्वीप पर जून के माह में दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट धाराओं की शुरुआत होती है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिमी की जगह पे पूर्वी होना चाहिए था। तो आपका कुछ सारा ही स्टेटमेंट गलत है। स्टेट नंबर 1 केवल सही है, तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाँ, तो हमारा 22 का क्वेश्चन है कि इसमें दिया है भारत में मानसून वर्षा के वितरण और दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है पश्चिमी हिमालय के में वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के मिलने से होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा दिया है कि बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने में अराकान घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बात सही है कि अराकान घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो होती है म्यांमार के तट पर दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के कुछ भाग को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है और इसलिए आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है निम्नलिखित ताजे जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बात कर रहा है। पहला दिया है हिमटोपी और हिमानी, दूसरा दिया है झील, तीसरा दिया है वायुमंडल और चौथा दिया है सरिताएं और नदियाँ। और इसमें कह रहा है बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर आपको देखिए जो हिमटोपी और हिमानी होती है, जो हिमटोपी और हिमानी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो जल का प्रतिशत होता है 97.25%, वो तो महासागर में होता है। तो यहाँ पर महासागर नहीं दिया है। दूसरे नंबर पे आता है हिमानी, जिसका कुल प्रतिशत जो होता है हिमानी या हिमटोपी जिसका कुल प्रतिशत होता है 2.05। तो पहले ये हो जाएगा 2.05, तो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है जो वो सबसे नीचे आएगा क्योंकि बढ़ते क्रम की बात कर रहा है। अब आप देखिए एक कहाँ सबसे पीछे लिखा हुआ है, तो एक सबसे पीछे लिखा हुआ है इन तीनों स्टेटमेंट में। तो हम एक स्टेटमेंट काट देते हैं नंबर डी का। उसके बाद देखिए झीलें दिया है, तो जो झील दिया है उसका जो प्रतिशत है वो आपका देखिए भूमिगत में आता है 0.68%, उसके बाद झीलों में आता है 0.01%। तो अब देखिए यहाँ पे भूमिगत जल तो दिया नहीं है, तो आपका उसके बाद झील ही आएगा। तो अब देखिए दूसरे नंबर पे कहाँ दिया है कि जहाँ 2 हो नीचे से, मतलब पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से 2 आपका दिया है इस पहले स्टेटमेंट में, ए वाले में और बी वाले में। उसके बाद आप देखेंगे वायुमंडल को आपको देखना है। तो वायुमंडल में होता है आपका प्रतिशत 0.001। तो आप देखिए 0.001% होता है। और उसके बाद आप सरिता में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे होता है 0.000, यानी कि 3 बार यहाँ पर 0 होता है और वायुमंडल में 2 बार 0 के बाद 1 होता है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरिता जो है वो वायुमंडल से कम प्रतिशत रखती है, सरिताएं और नदियाँ। तो आप ये देखिए तीसरा कहाँ सबसे पहले है, तो तीसरा ए वाले में
देखिए तीसरा आपका, अब देखिए चौथा कहाँ सबसे पहले है, तो चौथा को आपको देखिए, क्योंकि चौथे में सबसे कम होता है ना, चौथे में होता है 0.0001%, और तीसरे वायुमंडल में होता है 0.001%। यानी कि ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम आपके पास होगा सरिताएं और नदियों में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा वायुमंडल में होता है, फिर उससे ज़्यादा झील में होता है, फिर उससे ज़्यादा हिमटोपी या हिमानी में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा टाइम इस पर ले लिया हमने, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे भी मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग और जल्दी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने दिमाग में प्रोसेस करना है और लगाना है ट्रिक। देखिए दूसरा हम लोग का 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है, बड़ा सा परिच्छेद है, इसमें दिया है इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी कि गाढ़ा चिपचिपा लावा का उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं और इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलन खंडिस्म पदार्थ व राख की धरातल पर पहुंचती है, और यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और एक अलग स्वरूप प्रदान करते हैं। पूर्व परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की बात कर रहा है, तो ये भैया आपका मिश्रित ज्वालामुखी की बात कर रहा है, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, और 24वें क्वेश्चन में दिया है कि रिवर सिटीज एलियंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह एलियंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे, नहीं तो ये हर नदी के किनारों के लिए खुला हुआ है, तो ये गलत है, गंगा नदी भर नहीं, जितनी भी नदियां भारत में है सबके लिए खुला हुआ है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका दे रखा है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बीच एक सहयोगी प्रयास है। हाँ तो आपका यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सहयोगी प्रयास तो है ही। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला भूगोल का टेस्ट का जो पहला पार्ट था, 25 क्वेश्चन हम लोग का टारगेट है, तो ये पहला हमारा टेस्ट का तीसरे टेस्ट का जो पहला हमारा पार्ट है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए ताकि जो लोग गांव में रहते हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ वो अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो यहाँ से देख सकते हैं, और अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है यह आपका जो टेस्ट सीरीज है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।